लेकिन क्योंकि अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें तो हर जगह पे हो रही हैं, अगर पीपल्स पार्टी जो है वो कराची में जो आज किया उन्होंने, तो उसको अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल कहती है तो मुस्लिम लीग नून कहेगी कि फिर हम भी इलेक्शन जो है उसको मार्च 2024 तक ले जाते हैं, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो अगर हमने आपको कराची में 14 वोट दे के तो आपको मेयरशिप दिलवा दी है, तो अब आप भी यहाँ पे इस्लामाबाद में हमारी मदद करें। तो हम्म। ये गिव एंड टेक की पॉलिसी है। तो जिस तरह माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने 2018 से लेकर 2022 तक किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के साथ गिव एंड टेक किया, और बलोचिस्तान अवामी पार्टी बाप पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने इक़्तिदार के मजूटे उठे। तो अब वही कुछ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उसी बाप पार्टी के साथ मिलके इक़्तिदार के मजे लूट रही है। तो असल में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो बाप है, माँ इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ की सियासत में। ओके, वेरी वेल सेड। लेकिन ये जब भी इलेक्शन होगा पंजाब का, क्या हम देखेंगे कि इसमें ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होंगे, या जेल में होंगे, या सीन में नहीं होंगे, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ भी नहीं होंगे? ऐसे ही होना है पंजाब का इलेक्शन? देखिए, हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर वापस आ जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम में शायद वो हिस्सा लें। लेकिन फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन जो हैं ये सिर्फ इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने तक ही महदूद रहेंगे, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन दोनों को वैसा रिलीफ देने का मुझे इम्कान नजर नहीं आ रहा। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि एक तरफ आप डिस्क्वालीफाई करें, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दें, और दूसरी तरफ आप उनके जो दो मुखालफिन हैं नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन, उनके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको आप रिवर्स कर दें। तो इससे साहब की जो है मजलूमियत में मजीद इजाफा हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन ये अगले इलेक्शन में की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होगी उसमें ये मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर जेल में भी हों और डिस्क्वालीफाई भी हो चुके हों, और उनके जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं उनको पता चल जाए कि मिस्टर फलां XYZ या ABC जो हैं उनको आपकी सपोर्ट हासिल है, और भले उसके पास बल्ले का निशान हो या ना हो, सिर्फ इतना पता हो कि वो इस बंदे के पीछे है, तो मेरा ख्याल है कि उसको बहुत बड़ी तादाद में वोट पड़ जाएंगे। तो मुझे लगता यह है कि अगले इलेक्शन में भी पंजाब में मुकाबला मुस्लिम लीग नून का की हमायत याफ्ता पार्टी या ग्रुप या कैंडिडेट्स के दरमियान होगा। इसमें जो पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हैं ये मेहमान अदाकार होंगे। सो ये स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं, और अगर स्पॉयलर्स होते हैं खासतौर पर इस्तेकाम पार्टी, आपको क्या लगता है किसको फायदा होगा इस्तेकाम पार्टी के बनने से या उसके इलेक्शन में जाने के? किसका वोट काटेगी वो? देखें, टू बी वेरी फ्रैंक, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में बहुत से लोग जो हैं उनके साथ मेरी बहुत पुरानी न्याजमंदी है, मैं उनको नाराज नहीं करना चाहता। लेकिन ये पार्टी जो है ये अभी तक इसका ना आइन है, ना इसका मंशूर है, ना इसका कहीं पे कोई ऑफिस है, ना सेक्रेटेरिएट है, और पार्टी जो है ये हवा में बना के तो इसको मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, फिरदौस आपा जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से अपना केस पेश करती हैं, और जहांगीर तरीन साहब भी जो हैं वो बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। लेकिन अभी तक जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने जो चीज आपके सामने पेश की है वो क्या है कि फवाद चौधरी जो हैं वो मीडिया के कैमरों से अपना मुंह छुपा रहे हैं, ये चीज पेश की है। और क्या पेश किया है कि अली जैदी साहब जो हैं वो 3 दिन पहले तक कह रहे थे कि मैं अपने माथे पे गोली खा लूंगा लेकिन छोड़ूंगा, और उसके बाद वो छोड़ के और मुस्कुराते हुए आगे बैठ गए। तो ये अगर ये चीज आपने पेश करनी है और आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई मंशूर नहीं है, तो प्रोग्राम और मंशूर की अदम मौजूदगी में फवाद चौधरी का मुंह छुपाना और अली जैदी का सुल्तान राइट टाइप डायलॉग बोलना और फिर उस डायलॉग से यू टर्न मारना, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लोग अभी इतने भी गए गुजरे नहीं है कि इस किस्म के लोगों को वोट देने पे वो तैयार हो जाए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आज के दिन तक हमारी पॉलिटिक्स में कोई मैटर करती है। पहले तो ये प्रोग्राम सामने लेके आए ना कि आपके पास कौन सा फार्मूला जिसके तहत आप पाकिस्तान के इक्तिसादी हालात में कोई तब्दीली लेके आएंगे। तो अगर यही पुराने चेहरे जो पहले के साथ थे और इन्होंने को पहले फ्लॉप किया
और फिर उसको छोड़ के तो दूसरी तरफ चले गए। तो आई एम सॉरी टू से ये पार्टी जो है ये फिलहाल मुझे चलती हुई नजर नहीं आ रही। राइट। एंड पीटीआई का क्या आपको मुस्तकबिल नजर आ रहा है? कुछ लोग चले गए हैं लेकिन कुछ लोग अभी मौजूद भी हैं। मसलन असद उमर साहब ने कहा कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन देखिए पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज इलाही प्रिया, साहब अभी तक डटे। असद उमर साहब जितना मर्जी कह लें कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनको अडयाला जेल से रहा किया गया और दोबारा गिरफ्तार नहीं किया गया। वहां से वो सीधे गाड़ी में बैठ के नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद आए और वहां आके उन पार्टी के ओहदों से इस्तीफा दे रहा हूं। जबकि शाह महमूद कुरैशी को उसी अडयाला जेल से छोड़ा, गिरफ्तार किया गया, फिर छोड़ा गया, फिर गिरफ्तार किया गया, ठीक है, और फिर वो फाइनली कोर्ट के ऑर्डर पर रिलीज हुए। तो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। मैं समझता हूं कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही जो हैं वो खड़े हैं अभी तक। असद उमर साहब जो मर्जी कर लें, मैं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो साथ खड़े हैं। और वो अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो उनसे थोड़े से ज्यादा चालाक हैं। तो ये बात मैं मानने के लिए तैयार हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, परवेज इलाही साहब हैं, फरख हबीब साहब हैं, हमाद अदर हैं, मुराद सईद हैं, ये लोग खड़े हैं इमरान खान के साथ। लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एज अ पार्टी जो उसकी एक क्रेडिबिलिटी थी वो काफी डैमेज हो गई है। अब अगर कोई वोटर या सपोर्टर अगर किसी के साथ है तो वो के साथ है। पार्टी से तो लोग जो हैं वो काफी मायूस हो चुके हैं, क्योंकि पार्टी तो टूट फूट गई और ऐसी टूटी फूटी के जो उसका स्पोक्स पर्सन था, उस पार्टी का जो तर्जुमान था फवाद चौधरी, वही भाग गया। पहले वो जूते छोड़ के भागा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और फिर वो छोड़ के भाग गया। तो अब आपको खुद भी तो सोचना चाहिए ना। देखें, एक मैं असूल की बात कर रहा हूं, एक लॉजिक की बात कर रहा हूं कि जस्टिस वजीउद्दीन साहब थे, हामिद खान साहब थे, तस्नीम नूरानी साहब थे, मरहूम नईमुल हक साहब, ये सारे लोग जो हैं ये आपको मुझे बार बार प्राइवेट मीटिंग्स में पब्लिकली एक ही बात कहते थे। ये जहांगीर तरीन जो है, ये जो अलीम खान है, ये जो परवेज खटक है, इन्होंने हमारी पार्टी तबाह कर दिया। पार्टी में वजीउद्दीन साहब ने इलेक्शन करवाया, इलेक्शन का रिजल्ट चेंज हो गया। पार्टी में तस्नीम नूरानी ने इलेक्शन करवाया, उस इलेक्शन का रिजल्ट चेंज हो गया। और वजीउद्दीन साहब ने और फिर हामिद खान साहब ने, यही 3 4 5 लोग जो है इनका नाम लिया था कि तबाह करेंगे, और एग्जैक्टली वही लोग जो है वो छोड़ के भाग गए। तो इसलिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी हुआ है, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ और कि उसने मर्दम शनासी का मुजाहरा नहीं किया, अपने लोगों की बात नहीं सुनी। जो लोग पुराने पहले दिन से उनके साथ थे, उनकी बात नहीं सुनी और इक्तदार की हवस में, इक्तदार के लालच में उन्होंने कंप्रोमाइजेस किए, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी को नहीं आने दिया और पार्टी को तबाह कर दिया। तो अब लोग जो है के साथ इसलिए नहीं है, साहब ने को अपनी हुकूमत के दौर में बहुत बड़ा मार्का मार दिया साथ, इसलिए कि वो समझते हैं कि ये नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के मुकाबले पे छोटी बुराई है। ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में, छोटी बुराई है। तो ये सारे हैं तो बुराई, लेकिन कोई बड़ी बुराई है, कोई छोटी बुराई है। तो इसलिए आपको चाहिए कि अब अपनी गलतियों से सबक सीखें, और वो लोग जो पहले उनको सही निशानदेही कर रहे थे कि ये आदमी गलत है, इसके हाथ में पार्टी ना दो, ये पार्टी को हाईजैक करने आया। मुझे याद है हामिद खान साहब ने 2 दफा नहीं 3 4 दफा मुख्तलिफ टीवी शोज में, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कहा कि ये जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ को हाईजैक करने आया है, और बात नहीं सुनते थे। तो अब देख लें, वो हामिद खान साहब सही साबित हो गए हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पे हामिद खान साहब ही पेश हो रहे हैं, और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो दूसरी साइड पे खड़े हैं। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि अपनी गलतियों से सबक सीखें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सही डेमोक्रेटिक पार्टी बनाएं, उसके अंदर डेमोक्रेसी लेके आएं और डिफरेंस क्रिएट करें कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में क्या फर्क है। फर्क यही वो ला सकते हैं कि इस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी लेके आएं, तो फिर वो ये लोग नहीं कहेंगे कि ये छोटी बुराई है, लोग कहेंगे कि ये सबसे अच्छी पार्टी है। सर हामिद साहब, ये एक बात कही जाती है कि जनरली किसी भी पार्टी में जमहूरियत नहीं है, जितनी भी ये डेमोक्रेसी की बात करती हैं, सवाए जमात इस्लामी के। डू यू एग्री विद दिस कि जमात इस्लामी में फिर भी स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर वो पॉपुलर पॉलिटिक्स नहीं कर सकती उसके बावजूद? देखिए, जो जमहूरियत का जो तस्वुर है, जो उसकी डेफिनेशन है, अगर आप उसके मुताबिक देखें तो जो जमात इस्लामी में जब अमीर जमात इस्लामी या हेड ऑफ जमात इस्लामी का जब इलेक्शन होता है, तो किसी को नहीं पता होता कि कौन कौन उम्मीदवार है। वो मखसूस लोग होते हैं जमात इस्लामी के अराकीन,
मेंबर्स नहीं, रुकन रुकन होता है जो एक पूरे प्रोसेस के बाद उसको रुकनियत मिलती है, वो जमात इस्लामी का रुकन होता है, और कुछ चंद हजार लोग हैं। अलबत्ता कारकुन जो हैं वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो ये जिस तरह का अयूब खान का बीडी सिस्टम था ना, बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम, कि जिसमें पहले जो है वो काउंसलर्स मुंतखब होते थे, फिर वही काउंसलर्स जो हैं वो सदर पाकिस्तान के इलेक्शन में हिस्सा लेते थे। तो जमात इस्लामी में वो बीडी सिस्टम है कि एक प्रोसेस होता है, पहले आप कारकुन बनते हैं, फिर आप रफीक बनते हैं, और फिर कुछ स्टेजेस के बाद फिर आप उम्मीदवार रुकनियत बनते हैं, फिर आप रुकन बनते हैं। 3-4 स्टेजेस हैं, उसमें कई साल लगते हैं, और वो फिर आप एक काउंसलर टाइप बंदा बन के तो आपको अमीर जमात के वोट में हिस्सा लेने का हक मिलता है। तो फिर आप वो ये मेरे ख्याल से ये जेन्युइन डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये बात दुरुस्त है कि अभी तक पाकिस्तान की किसी भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी में उस तरह की डेमोक्रेसी नहीं है जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखी हुई है। वो एक जाली इलेक्शन करवाते हैं और जाली रिजल्ट जो है वो जमा करवा देते हैं, और ये भी नहीं बताते कि इनका सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है। किसी पार्टी का कोई सोर्स ऑफ फंडिंग पता नहीं चलता। तो इसमें कमजोरी। मीडिया फ्रीडम के हवाले से आप क्या समझते हैं, हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं? पिछली हुकूमत में भी इल्जाम लगते रहे, आप बैन हुए उस जमाने में, और बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ। इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं? अगेन हम देख रहे हैं कि मामलात बुरे होते जा रहे हैं। अगर मैं काउंटर क्वेश्चन आपको कर दूं कि ये बताइए कि क्या पाकिस्तान में मीडिया फ्रीडम है, तो आपको फिर एक जवाब देना पड़ेगा, और अगर आप सच बोलेंगी तो फिर हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो इसलिए जवाब ही मैं ही दे देता हूं, ये फ्रीडम नहीं है। आपकी और मेरी हो रही है, इसमें अभी तक इलेक्शन और पॉलिटिकल इसके अंदर डेमोक्रेसी इसी को डिस्कस किया है। जो रियल इश्यूज हैं उसकी तरफ तो हम नहीं जा रहे, क्योंकि अगर हम वो डिस्कस करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपके लिए और मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाए। तो अब आप बताएं ना कि अगर इतने दिन गुजर गए हैं और इमरान रियाज जो है उसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो है कहाँ पे, और आईजी इस्लामाबाद भी जो है वो अदालत में कहता है कि जी हमें नहीं पता वो कहाँ पे है, बाकी एजेंसीज भी कहती हैं हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे है। लेकिन आईजी साहब कहते हैं कि हाँ ये पता है कि वो कहीं अफगानिस्तान के बॉर्डर के आसपास नजर आया था। और इसी तरह जर्नलिस्ट भी वो है जिसको पहले भी 2 दफा गिरफ्तार किया गया, फिर तीसरी दफा उसको गायब कर दिया गया। और बहुत से जर्नलिस्ट जो है उनके खिलाफ ये गद्दारी के मुकदमे दायर हो रहे हैं, FIR रजिस्टर हो रही हैं। तो वही कुछ हो रहा है जो के दौर में हो रहा था। साहब के दौर में मेरे खिलाफ को 8-9 गद्दारी के केस बनाए गए, लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई मेरे खिलाफ, गिलगित तक में मुकदमे दर्ज करने की कोशिश हुई। तो वही काम जो है वो आज हो रहा है। अभी तक हमें ये नहीं पता कि अरशद शरीफ साहब जो हैं उनका जो मुकदमा है उसका क्या स्टेटस है। यानी कि आप सोचें कि पाकिस्तान में एक जर्नलिस्ट जो है उसको शहीद कर दिया गया कीनिया में, और उसकी माँ जो है वो अभी तक ये दरखास्तें कर रही है कि मेरी FIR दर्ज कर लो, तो उसकी FIR दर्ज नहीं हुई। इमरान रियाज जो है उसकी बीवी जो है वो रोती पीटती फिर रही है अपने 4 बच्चों के साथ, कभी किसी के पास जाती है कभी किसी के पास जाती है। तो मेरा ख्याल ये है कि दौर में भी आज़ादी साबित का बहुत बुरा हाल था, और पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बहुत नीचे चला गया था। इस साल बज़ाहिर शहबाज शरीफ के दौर में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की सूरत कुछ बेहतर हुई है, लेकिन ये जो पिछले 3-4 महीने में हुआ है ना, तो ये अब आप मेरी बात लिख लें कि अगले साल सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान अब ऊपर नहीं नीचे की तरफ जाएगा।